सभी सुनने वालों का आज के इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, सभी का स्वागत है। हम सब खेती में यूरिया और डीएपी के बोरों का हिसाब तो अपने उंगलियों पर रखते ही हैं। हाँ, वो तो है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश मतलब एनपीके तो जैसे किसानी की एबीसीडी बन चुकी है। सही कहा। जो लोग भी खेती किसानी से थोड़ा भी जुड़ाव रखते हैं उन्हें ये बुनियादी बातें पता ही होती हैं। लेकिन आज हम बोरियों में तौले जाने वाले खाद की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। आज हम उस अदृश्य भूख की बात कर रहे हैं जिसे हिडन हंगर भी कहते हैं। जहां बात सिर्फ चंद ग्राम या मिलीग्राम की होती है, लेकिन जिसके ना होने से खेत के खेत बर्बाद हो जाते हैं। एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व जिसके बिना पौधे सचमुच भूखे मर जाते हैं, और वो तत्व है जिंक। जी, और ये विषय इसलिए भी इतना गंभीर है क्योंकि अदृश्य भूख का मतलब यही है कि जब तक किसान को इसके लक्षण साफ साफ दिखाई देते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। बिल्कुल, तब तक फसल के अंदरूनी सिस्टम का भारी नुकसान हो चुका होता है। देखिए, पौधे बाहर से भले ही कुछ हफ्तों तक हरे भरे दिखने का नाटक करें, लेकिन अंदर से उनकी उपज देने की क्षमता लगभग खत्म हो रही होती है। बाप रे! और यही बात आज की इस विस्तृत चर्चा को इतना खास बनाती है। हाँ, श्रोताओं को बता दूं कि हमारे आज के विश्लेषण का आधार कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोत है। हम भारत सरकार के सॉइल टेस्टिंग मेथड्स मैनुअल, उत्तराखंड सरकार के कृषि संस्तुतियों और पूरे भारत के सॉइल हेल्थ कार्ड के व्यापक डेटा का संदर्भ ले रहे हैं। बहुत ही विस्तृत डेटा है ये। हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर कृषि के इस विशाल परिदृश्य में जिंक जैसा एक छोटा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट इतना बड़ा तूफान कैसे खड़ा कर सकता है। इसकी कमी से पौधों पर क्या असर होता है, और सबसे दिलचस्प बात, हमारे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इस सूक्ष्म तत्व की सटीक पहचान कैसे करते हैं। और आज का ये गहन विश्लेषण उन सभी श्रोताओं के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि हमारे भोजन की गुणवत्ता, हमारी अपनी सेहत और किसान की अर्थव्यवस्था की शुरुआत दरअसल मिट्टी के एक बहुत ही अदृश्य से कण से कैसे होती है। तो चर्चा में गहराई तक जाने से पहले अपने सभी सुनने वालों से एक छोटी सी लेकिन उत्साहपूर्ण अपील करना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अगर खेती, विज्ञान और इसके पीछे के रहस्यों को उजागर करने वाली ये विस्तृत चर्चा पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। चलिए इसे समझते हैं। मैंने अपने स्रोतों में पढ़ा कि जिंक एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट का सीधा सा मतलब है कि पौधों को इसकी बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि पौधे सीधे मिट्टी से जिंक का कोई टुकड़ा नहीं उठा लेते हैं। मतलब उन्हें ये एक खास फॉर्म में चाहिए होता है, जैसे Zn2+ आयन या फिर चिलेट के रूप में। आपने बिल्कुल सही तकनीकी बंदू पकड़ा है। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि मिट्टी में जिंक भले ही मौजूद हो, लेकिन वो किस रूप में है ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा। हाँ, पौधे की जड़ें बहुत ही चुनिंदा होती हैं। वे जिंक को मुख्य रूप से जिंक आयन यानी Zn2+ के रूप में पानी के साथ सोखती हैं। और कई बार इसे चिलेट के रूप में भी अवशोषित किया जाता है। असल में ये जो चिलेट शब्द है ना, ये एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है पंजा या क्लॉ। पंजा मतलब एक कार्बनिक आवरण जो जिंक को जकड़ कर रखता है। एकदम सही। ये कार्बनिक आवरण जिंक को मिट्टी के दूसरे तत्वों के साथ प्रतिक्रिया करने और बेकार हो जाने से बचाता है, और फिर उसे सुरक्षित रूप से पौधे की जड़ों तक पहुंचाता है। क्या बात है। और अब जब एक बार ये जिंक पौधे के अंदर पहुंच जाता है तो ये एक मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है पत्तियों में क्लोरोफिल के विकास को नियंत्रित करना। क्लोरोफिल यानी वो हरा वर्णक जो पौधों का सोलर पैनल होता है। जी। तो अगर मैं इसे सही से जोड़ पा रही हूँ तो उच्च जिंक का मतलब है उच्च क्लोरोफिल, और उच्च क्लोरोफिल का मतलब है धूप से भरपूर भोजन बनाने की क्षमता। बिल्कुल सटीक संश्लेषण है ये। मतलब बिना जिंक के तो पौधे का ये सोलर पैनल ही ठीक से काम नहीं करेगा, भले ही आप उसे कितनी भी धूप और पानी दे दें। एकदम। और बात सिर्फ क्लोरोफिल तक ही सीमित नहीं है, और भी कुछ है। हाँ, जिंक एंजाइम गतिविधि में बहुत बड़ी और सीधी भूमिका निभाता है। पौधों के अंदर हर सेकंड हजारों रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, प्रोटीन बनने से लेकर कार्बोहाइड्रेट टूटने तक। जिंक उन एंजाइम्स को सक्रिय करता है जो इन जीवनदायी प्रतिक्रियाओं को संभव बनाते हैं। तो क्या अगर हम जिंक को एक तरह का इग्निशन स्विच या चाबी कहें तो गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा।
मतलब बिना इसके बाकी सारा फ्यूल यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस बस टैंक में पड़ा रहेगा, इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। और इसके अलावा ये पौधों के विकास, हार्मोन, खासतौर पर ऑक्सिन के निर्माण में भी अनिवार्य है। ऑक्सिन? हाँ, इसके बिना पौधों का विकास सचमुच रुक जाता है। कोशिकाओं का आकार नहीं बढ़ पाता, नई कलियां सूख कर गिर जाती हैं और बीजों का विकास बहुत ही सीमित हो जाता है। ओहो। इसी पूरी प्रक्रिया के धीमे पड़ने को हम अदृश्य भूख कहते हैं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये अदृश्य भूख हमेशा अदृश्य नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। जब ये भूख अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और बाहर दिखने लगती है तो उसके लक्षण बड़े नाटकीय और डरावने होते हैं। मैंने रिपोर्ट में एक टर्म पढ़ा, खैरा रोग। हाँ, खैरा रोग। ये धान की खेती में बहुत कुख्यात है और मुझे लगता है कि जो भी श्रोता धान की बेल्ट से आते हैं उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। जितना मैं समझ पाई हूँ इसमें पत्तियां कान से रंग की हो जाती हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ रंग बदलने तक सीमित है या अंदर कुछ और टूट रहा होता है? खैरा रोग वास्तव में जिंक की कमी का सबसे क्लासिक और विनाशकारी उदाहरण है। धान के खेतों में जब ये बीमारी लगती है तो शुरुआत में निचली पत्तियों पर हल्के पीले या सफेद रंग की धारियां दिखने लगती हैं। अच्छा। और धीरे धीरे उन पत्तियों में ब्रॉन्जिंग होने लगती है। मतलब पत्तियों पर कांसे या तांबे के रंग के लाल भूरे धब्बे पड़ जाते हैं, मानो पत्तियां जल रही हों। सुनकर ऐसा लगता है जैसे पौधे किसी गहरे सदमे में हों। सदमा ही है। और जैसा आपने पूछा कि क्या ये सिर्फ रंग बदलना है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अंदर से पौधे की वृद्धि पूरी तरह से ठप हो जाती है। धान के पौधे बौने रह जाते हैं, उनमें नई शाखाएं हैं, कल्ले नहीं फूटते। अगर सही समय पर जिंक सल्फेट का छिड़काव न किया जाए तो खेत का खेत सूख सकता है और उपज 0 तक गिर सकती है। 0 तक? ये तो बहुत भयानक है। और मक्का के मामले में भी मैंने देखा कि ये बहुत ही संवेदनशील फसल है। स्रोतों में व्हाइट बड नाम की एक बीमारी का बहुत प्रमुखता से जिक्र है। हाँ, मक्का में जिंक की कमी बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। व्हाइट बड बीमारी में जो नई खुलने वाली पत्तियां या कलियां होती हैं, वो हरे रंग के बजाय बिल्कुल सफेद या हल्के पीले रंग की निकलती हैं। सफेद पत्तियां? जी, आप खेत में दूर से ही देखकर बता सकते हैं कि इस पौधे में जिंक नहीं है। और फिर धीरे धीरे जो पुरानी गहरी हरी पत्तियां होती हैं, उनके बीच में भी सफेद रंग के मृत ऊतकों के धब्बे पड़ने लगते हैं। ये तो अनाजों की बात हो गई, लेकिन आलू और फलों के पेड़ों में भी इसके कुछ खास लक्षण बताए गए हैं। मुझे याद है रिपोर्ट में आड़ू और खट्टे फलों का भी जिक्र था। जी, आलू के पौधों में पत्तियों के बीच भूरे रंग के अनियमित धब्बे बन जाते हैं। इसे नेक्रोटिक स्पॉट्स कहते हैं। वहां के ऊतक पूरी तरह मर जाते हैं। फलों के पेड़ों में जैसे आड़ू, खुबानी और नींबू संतरे जैसे खट्टे फलों के पेड़ों में पत्तियों पर मोटलिंग आ जाती है। मोटलिंग का मतलब चितकबरापन? बिल्कुल, पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। पीली और हरी चित्तीदार पत्तियां और पत्तियों का आकार बहुत छोटा रह जाना, जिसे रोजेटिंग भी कहते हैं। यह सब जिंक की भारी कमी के संकेत हैं। अगर हम इन सभी लक्षणों को एक साथ रखकर देखें और इसकी तुलना इंसानों की बीमारियों से करें तो ये बिल्कुल कुपोषण की तरह लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे इंसानों में आयरन या भारी विटामिन की कमी से एनीमिया होता है, शरीर पीला पड़ जाता है, बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हाँ, पौधों में भी जिंक की कमी से बिल्कुल वही हो रहा है। वे पीले पड़ रहे हैं, उनका विकास बौना रह गया है, ऊतक मर रहे हैं और वे अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तुलना 100% सटीक है। कुपोषण सिर्फ इंसानों की समस्या नहीं है, ये मिट्टी और उसमें पलने वाले पौधों की भी बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। और यही बिंदु हमें हमारे अगले पड़ाव की ओर ले जाता है, जो भारतीय संदर्भ में इस संकट की विशालता को उजागर करता है। जब हम डेटा देखते हैं तो सच्चाई सच में डराने वाली है। और ये डेटा वाकई चौंकाने वाला है। मैंने ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के आंकड़े देखे। उन्होंने पूरे भारत में मिट्टी के करीब 2.51 लाख नमूनों का अध्ययन किया। हम यहाँ 150 खेतों की बात नहीं कर रहे हैं। 2.5 लाख से ज्यादा मिट्टी के नमूनों का बहुत बारीकी से लैब में टेस्ट हुआ। सही कहा। और परिणाम? पूरे भारत में औसतन 48% मिट्टी के नमूनों में जिंक की भारी कमी पाई गई है। ध्यान दें, 48%। इसका मतलब है कि भारत की लगभग आधी कृषि योग्य भूमि जिंक की कमी से जूझ रही है। आधी जमीन? जी। यह किसी भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, कॉपर या मैंगनीज की तुलना में सबसे बड़ा आंकड़ा है। और कुछ राज्यों के आंकड़े तो इससे भी डरावने हैं। मैंने रिपोर्ट में देखा कि कर्नाटक में 73% मिट्टी जिंक की कमी से जूझ रही है।
महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 86% है। अगर मैं महाराष्ट्र का कोई किसान हूं तो मैं तो यही सोचूंगी कि मेरे खेत की मिट्टी मुझसे ज्यादा सख्त डाइटिंग कर रही है। बात तो सही है। और हरियाणा जैसे राज्य में, जिसे हम देश का अन्नदाता मानते हैं, जहां गेहूं और धान का बम्पर उत्पादन होता है, वहां भी 60% मिट्टी में जिंक की कमी है। आपका वो डाइटिंग वाला मजाक दरअसल एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को बयां करता है। सदियों से हम मिट्टी से लगातार फसलें ले रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म तत्व हम निकाल रहे हैं उन्हें वापस नहीं डाल रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? इतनी बड़ी मात्रा में जिंक की कमी हमारे किसानों और हमारी खेती को आखिर कैसे प्रभावित कर रही है? इसका जवाब स्रोतों में दिए गए क्रॉप रिस्पॉन्स यानी उपज पर पड़ने वाले प्रभाव के डेटा में साफ दिखता है। जब इस कमी वाली मिट्टी में सिर्फ कुछ किलो जिंक डाला जाता है तो पैदावार में जो उछाल आता है वो किसी जादू से कम नहीं है। वो मैंने भी देखा। ट्रायल्स के डेटा से पता चलता है कि गेहूं की फसल में सही समय पर जिंक डालने से औसतन 0.42 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि देखी गई। धान में ये वृद्धि 0.54 टन प्रति हेक्टेयर थी। ये तो फिर भी अनाज की बात है, जहां आधी टन की वृद्धि भी किसान के लिए काफी मायने रखती है। लेकिन जब मैंने नकदी फसलों का डेटा देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं। बिल्कुल। आलू की फसल में जिंक के प्रयोग से औसतन 2.96 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज की गई, लगभग 3 टन अतिरिक्त आलू। और सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तो गन्ने का है। हाँ, गन्ने के खेत में जिंक के सही प्रयोग से उपज में 37.70 टन प्रति हेक्टेयर तक की वृद्धि देखी गई है। 37.70 टन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये इतने गन्ने हैं कि इन्हें ढोने के लिए कई अतिरिक्त ट्रकों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। अगर हम इसका आर्थिक गणित लगाएं तो ये सिर्फ एक पोषक तत्व की बात नहीं रह जाती। जिंक सीधे तौर पर किसान की आय, उसके मुनाफे और देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। हाँ। 48% मिट्टी में कमी होने का मतलब है कि हम हर साल लाखों टन अनाज, सब्जियां और गन्ना सिर्फ इसलिए नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि हमारी मिट्टी भूखी है। और यही वो कारण है जिसके लिए इस कमी को समय रहते पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अदृश्य भूख को दृश्यमान होने से पहले ही लाभ में पकड़ना होता है। और यहीं पर विज्ञान का रोल एक जासूस जैसा हो जाता है। अब जब हम जानते हैं कि मिट्टी में जिंक की मात्रा ग्राम या मिलीग्राम प्रति किलो के हिसाब से होती है, तो इसे लैब में खोजना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। रिपोर्ट में DTPA एक्सट्रैक्शन नाम की एक प्रक्रिया का बहुत विस्तार से जिक्र था। तो ये मिट्टी से जिंक निकालने की आखिर क्या प्रक्रिया है? ये वास्तव में कृषि विज्ञान की एक बहुत ही उन्नत और जटिल प्रक्रिया है। इसे हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है एक्सट्रैक्शन, यानी मिट्टी से उसे निकालना। जी, मिट्टी से उस जिंक को बाहर निकालना जो पौधों के काम आ सकता है। और दूसरा है उसका सटीक मापन। तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो घोल इस्तेमाल होता है वो DTPA, कैल्शियम क्लोराइड और TEA यानी ट्राई एथेनॉलमाइन का मिश्रण है। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि इसका pH स्तर बिल्कुल 7.3 पर सेट किया जाता है। ये इतना पिन पॉइंट एक्यूरेसी क्यों चाहिए? 7.2 या 7.4 क्यों नहीं? ये सवाल बहुत ही शानदार है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि मिट्टी एक बहुत बड़ा कमरा है और उसमें 2 तरह के लॉकर हैं। ठीक है। एक लॉकर खुला है जहां से पौधे अपना जिंक ले सकते हैं। दूसरा लॉकर एक बहुत ही मजबूत तिजोरी है जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी है। इस तिजोरी के अंदर भी बहुत सारा जिंक बंद है, लेकिन पौधे उस तिजोरी को तोड़कर जिंक नहीं निकाल सकते। समझ रही हूँ। तो हमें सिर्फ खुले लॉकर वाला जिंक नापना है। बिल्कुल। जब वैज्ञानिक लैब में मिट्टी का परीक्षण करते हैं तो वे जानना चाहते हैं कि उपलब्ध जिंक कितना है। हाँ। जो बफर हम इस्तेमाल करते हैं TEA, उसका काम होता है घोल के pH को 7.3 के हल्के क्षारीय स्तर पर मजबूती से रोक कर रखना। अच्छा, ताकि वो तिजोरी ना टूटे। एकदम सही। अगर घोल थोड़ा भी अम्लीय हुआ तो वह कैल्शियम कार्बोनेट की उस तिजोरी को पिघला देगा, और अगर तिजोरी पिघल गई तो अंदर बंद वो जिंक भी बाहर आ जाएगा, जो असल में पौधों के लिए कभी उपलब्ध ही नहीं था। कमाल है। मतलब रसायनों के जरिए हम असल में पौधे की जड़ का एक सिमुलेशन बना रहे हैं लैब के अंदर। जी। हम मशीन से कह रहे हैं कि भाई मुझे वो जिंक मत दिखाना जो मिट्टी में हमेशा के लिए लॉक्ड है, मुझे सिर्फ वो बताओ जो मेरे पौधे को मिलने वाला है। एकदम सही। ये एक बेहद सटीक रासायनिक जासूसी है। अब जब हमारे पास उस घोल में उपलब्ध जिंक आ गया है तो उसे मापने की बारी आती है। इसके लिए एक भारी भरकम और बेहद आधुनिक मशीन का इस्तेमाल होता है जिसे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या संक्षेप में AAS कहते हैं। इस मशीन का नाम ही इतना भारी है।
ये AES मशीन काम कैसे करती है? रिपोर्ट में एयर एसिटिलीन लॉ और 213.9 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का जिक्र था। ये मशीन प्रकाश के अवशोषण के भौतिक सिद्धांत पर काम करती है। मशीन के अंदर एक बहुत ही तेज और साफ लौ जलाई जाती है जो एयर एसिटिलीन गैस से बनती है। ठीक है। इस लौ का तापमान हजारों डिग्री होता है। जब मिट्टी के उस जिंक वाले एक्सट्रैक्ट को इस लौ में बहुत ही बारीक फुहार के रूप में उड़ाया जाता है तो घोल में मौजूद जिंक के परमाणु आजाद हो जाते हैं। और फिर वो 213.9 नैनोमीटर वाला हिस्सा आता है? जी, हर तत्व की अपनी एक खास पहचान होती है, मानो उसका अपना फिंगरप्रिंट हो। जिंक के परमाणु सिर्फ और सिर्फ 213.9 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाले प्रकाश को ही सोखते हैं। मशीन एक खास लैंप से ठीक इसी वेवलेंथ का प्रकाश उस लौ के आर पार गुजारती है। लौ में जितने ज्यादा जिंक के परमाणु होंगे वे उतना ही ज्यादा प्रकाश सोख लेंगे। अच्छा। मशीन के दूसरी तरफ लगा डिटेक्टर ये नाप लेता है कि कितना प्रकाश गायब हुआ और उसी से एकदम सटीक कैलकुलेशन हो जाती है कि मिट्टी में जिंक की मात्रा कितनी है। ये तो बिल्कुल किसी पुरानी रेडियो मशीन को ट्यून करने जैसा है। बिल्कुल। 213.9 नैनोमीटर पर हमने नॉब घुमाया और मशीन ने सिर्फ और सिर्फ जिंक की आवाज या उसका सिग्नल पकड़ लिया। सही कहा। बाकी सारी मिट्टी, सारे दूसरे तत्व जो उस लौ में जल रहे हैं वो पूरी तरह से इग्नोर हो जाते हैं। विज्ञान की ये सटीकता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और इसी सटीकता का सीधा फायदा हमारे किसानों तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को इतने बड़े पैमाने पर लागू किया है। हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड। इस योजना के तहत मिट्टी की जांच के जो 12 प्रमुख मापदंड तय किए गए हैं उनमें उपलब्ध जिंक को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मापदंड के रूप में शामिल किया गया है। यानी अब एक आम किसान लैब की इस पूरी जटिल AAS और DTPA प्रक्रिया को समझे बिना सिर्फ अपनी मिट्टी की जांच रिपोर्ट और सॉइल हेल्थ कार्ड देखकर ये जान सकता है, बिल्कुल जान सकता है, कि क्या उसके खेत की मिट्टी में जिंक की वो अदृश्य भूख है या नहीं। जी हाँ, और इसी कार्ड के आधार पर किसान को बहुत ही सटीक वैज्ञानिक सलाह दी जाती है कि उसे अपनी विशिष्ट फसल के लिए 1 हेक्टेयर में कितनी मात्रा में जिंक सल्फेट डालना चाहिए, ताकि खैरा या व्हाइट बर्ड जैसी बीमारियों को आने से पहले ही रोका जा सके। बिल्कुल, और फसल का उत्पादन अपने अधिकतम स्तर तक पहुंच सके। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो सबसे बड़ा निष्कर्ष यही निकलता है कि जिंक भले ही नाम से माइक्रो या सूक्ष्म हो, लेकिन हमारी कृषि, फसल की उपज और पूरी खाद्य सुरक्षा पर इसका प्रभाव मैक्रो यानी अत्यंत विशाल है। जी। बिना जिंक के न तो पौधे ढंग से अपना विकास कर सकते हैं, न ही वे पूरा क्लोरोफिल बनाकर अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, और अंततः वे बीमारियों का शिकार होकर दम तोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोता इस पर गहराई से विचार करें। आज हमने जाना कि भारत की 48% मिट्टी में जिंक की भारी कमी है। अब अगर हमारी मिट्टी ही जिंक के मामले में कुपोषित है तो उस मिट्टी में उगने वाले अनाज, फल और सब्जियों में जिंक कहां से आएगा? सही बात है। हमारे स्रोतों में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई है कि पौधों के पोषक तत्व सीधे तौर पर इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो क्या मिट्टी की ये अदृश्य भूख वास्तव में हमारी अपनी थाली और हमारे अपने स्वास्थ्य की अदृश्य भूख में नहीं बदल रही है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारा भोजन सिर्फ पेट भर रहा है या वास्तव में हमें पोषण दे रहा है? इस पर जरूर विचार करें। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। जो कुपोषण खेत की मिट्टी में छिपा है, वो कुपोषण हमारी रोटी और चावल के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है। बिल्कुल। ये सिर्फ खेती किसानी का मसला नहीं रह गया है, ये सीधे तौर पर हमारी और आने वाली पीढ़ियों की सेहत का मसला है। एकदम सही कहा आपने। तो श्रोताओं, अगर आज की इस गहन चर्चा से आपको कुछ नया और चौंकाने वाला सीखने को मिला है और मिट्टी के भीतर चल रही इस अदृश्य रासायनिक दुनिया के बारे में जानकर आपको हैरानी हुई है, तो कृपया सब्सक्राइब बटन तुरंत दबाएं, इस एपिसोड को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों, परिवार और खास तौर पर किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अपनी मिट्टी की भूख को समझ सकें। और हाँ, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार कृषि या विज्ञान के किस विषय पर ऐसी ही विस्तृत चर्चा सुनना चाहेंगे। हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।